नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ध्वनि के प्रकार और ध्वनि के संचरण वाले टॉपिक्स के बाद अपन बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्या अभिलक्षण है ध्वनि के? एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको 3 बातें बहुत ध्यान में रखनी है। 3 महत्वपूर्ण अभिलक्षण, लाउडनेस प्रबलता, पिच जिसको हिंदी में तारत्व, और क्वालिटी का मतलब है गुणवत्ता। ये 3 ध्वनि के महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं। लेकिन इन सभी अभिलक्षणों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी की ज़रूरत है। वो जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है दोस्तों, शुरू से ही मैं आपको बहुत बार बताता आया हूँ, ध्वनि तरंग यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंग है, मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडाइनल वेव है। ऐसी तरंगें जिनको गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगें, और ऐसी तरंगें जिनमें कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो, लॉन्गिट्यूडाइनल या अनुदैर्घ्य तरंगें। यहाँ जो मैंने तरंग आपको बनाई है ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये गलत है। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग बना के हम समझ नहीं सकते, इसलिए समझने के लिए हम इस अनुदैर्घ्य तरंग को किसकी तरह लिख रहे हैं? अनुप्रस्थ तरंग की। आप बात समझ रहे हैं? क्या ध्वनि तरंगें ऐसे मूव करेगी? बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा हल्का सा समझा दूँ, जैसे कण पास पास होंगे संपीड़न, फिर कण दूर दूर होंगे विरलन, फिर संपीड़न, कंप्रेशन, और उसके बाद रेयरफैक्शन कह सकते हैं। संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन ऐसे होगा। यहाँ पर जो तरंग आपको बताई गई है इसमें ये ऊपर पीक पॉइंट है, ये श्रृंग, और यहाँ पर ये नीचे है गर्त। ये श्रृंग और ये ग्रत है ना, गर्त बोल सकते हैं। श्रृंग गर्त, श्रृंग और गर्त, ये ऐसा अनुप्रस्थ तरंग के लिए है। एक बार फिर कह रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से अनुदैर्घ्य तरंग को समझेंगे तो आसानी से समझ में आती है। तो पहला है लैम्डा या तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। यहाँ श्रृंग है और यहाँ श्रृंग है। इन 2 लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी लैम्डा कहलाती है, या 2 लगातार गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा कहलाती है तरंग दैर्घ्य। ये श्रृंग और गर्तों वाली बात अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए यहाँ पर ये कहेंगे कि 2 लगातार संपीड़नों और विरलनों के बीच की दूरी, संपीड़न जिसमें कण पास पास है, विरलन कण दूर दूर है। मतलब अनुदैर्घ्य तरंग में पहले कण पास पास, फिर दूर दूर, पास पास, दूर दूर, ऐसे कणों के कंपन होते हैं। तो 2 लगातार संपीड़नों और विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य है। इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं। वैसे ये दूरी है और दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य क्या है? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव के लिए ये, और लॉन्गिट्यूडाइनल या अनुदैर्घ्य तरंग के लिए ये। अपना टॉपिक क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, तो 2 लगातार संपीड़नों और विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य। अब आइए अगला जो टॉपिक है वो है आवृत्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। 1 सेकंड में दोलनों, ऑसिलेशन, कंपनों, वाइब्रेशन या चक्करों या साइकिल्स की संख्या जो है वो है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितने कंपन हुए, कितने दोलन हुए, कितने चक्कर हुए। यहां पर मैंने आपको 4 बातें बताई है, आप बड़े ध्यान से देखें। बिल्कुल ईजीएस्ट वे है, बिल्कुल सिंपल वे है समझने का। जैसे अभी अपन ने इन बातों को बिल्कुल सरल तरीके से, हाँ आपके दिमाग में कई बार यह है कि ऐसे साउंड थोड़ी गति करती है, वो तो संपीड़न और विरलन में करती है, लेकिन आप समझ रहे हैं, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, इसलिए बुक्स में भी ऐसे ही दिया हुआ रहता है। आइए देखते हैं।
पहली जो कंडीशन है इसको अपन ए बोल रहे हैं, ये देख लीजिए। यहाँ से यहाँ का टाइम है 1 सेकंड। हमारी डेफिनेशन देखिए, 1 सेकंड में 1 सेकंड ही क्यों? क्योंकि समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? सेकंड। 1 सेकंड में देखो यहाँ एक कंपन या दोलन किसको कहते हैं? ये पूरा एक बार ऊपर ये और फिर यहाँ तक ये एक दोलन या कंपन है। जैसे अगर आप सिंपली झूले की बात करें तो ये झूला है यहाँ पर, है ना, ये देख लीजिए। फिर ये आपने झूला झूला तो इधर पीछे आए यहाँ, या पहले आगे ले लो, ये यहाँ पर अधिकतम यहाँ चला गया, फिर वापस जहाँ थे वहीं आ गए, फिर इधर की तरफ भी गए, फिर वापस यहीं आ गए। तो एक राउंड या एक चक्र कब हुआ? ये माध्यावस्था, एक बार झूला इधर, फिर माध्यावस्था, एक बार झूला इधर, फिर माध्यावस्था। तो ये जो है पूरा एक ऑसिलेशन या कंपन है। तो यहाँ पर एक जो कंपन है उसमें बात कर रहे हैं अपन, एक कंपन के बारे में आपको पता लग गया 1 सेकंड में कितने कंपन है। एक कंपन ये और दूसरा कंपन ये। 1 सेकंड में 2 कंपन हुए, मतलब ए वाले डायग्राम में 1 सेकंड में 2 कंपन हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में जितने भी कंपन हैं वही आवृत्ति है। तो इसकी आवृत्ति है 2 हर्ट्ज। बी वाले में देख लीजिए 2 सेकंड बता रखा है मैंने टाइम। एक कंपन ये है और एक कंपन ये है। 2 कंपन हुए हैं 2 सेकंड में, हमें 1 सेकंड में चाहिए। तो वही, चूंकि 2 सेकंड में कंपन हुए हैं 2, इसलिए 1 सेकंड में होंगे 2/2। कितना कंपन 1 सेकंड में? 1 कंपन। इसलिए आवृत्ति कितनी हो गई? 1 हर्ट्ज। बात को समझे, बिल्कुल आसान है। अगर सी वाले पॉइंट को देखें तो टोटल 1 सेकंड ही मैंने यहाँ पर लिया है, और 1 सेकंड में 1 कंपन, 2 और 3 कंपन, 3 ऑसिलेशन, 3 वाइब्रेशन हुए हैं 1 सेकंड में। इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हर्ट्ज। डायग्राम से फ्रीक्वेंसी कैसे समझेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल 5 सेकंड है और 5 सेकंड में वाइब्रेशन देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 सेकंड में वाइब्रेशन कितने हैं? 5, इसलिए 1 सेकंड में कितने होंगे? 5/5। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं दोस्तों? फ्रीक्वेंसी का ही अपोजिट जो है आवर्तकाल या टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। एक दोलन या एक कंपन या एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाएगा? आवर्तकाल, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप नॉर्मल सोचें आवर्तकाल निकालने के बारे में तो डेफिनेशन देखिए, एक दोलन में कितना समय लगा। यहाँ देखिए 2 बार, 1 दोलन, 2 दोलन, 2 दोलन में समय कितना लग रहा है? 1 सेकंड। तो 1 में कितना लगेगा? आधा सेकंड। डायग्राम देख के बता रहा हूं। यहां पर देखिए 2 सेकंड में 1 दोलन, 2 दोलन, 2 दोलन हुए 2 सेकंड में। तो 1 दोलन में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। इसलिए इसका टाइम पीरियड भी कितना हो गया? 1 सेकंड। यहां पर देखिए 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं? 3। तो 1 दोलन में समय कितना लगेगा? 1/3 सेकंड। यहाँ पर 5 सेकंड में 5 दोलन हो रहे हैं। तो 1 सेकंड में या 1 दोलन में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 1 सेकंड। ये सब के लिए आवर्तकाल आ गया। आवर्तकाल का फॉर्मूला ये भी है 1/f। अगर आपको ए वाले के लिए निकालना था, इसका कितना? 2। आंसर कितना आ गया? 0.5। वही है आंसर। अगर आपको इसके लिए निकालना था, आवृत्ति कितनी है? 1, 1 का 1 में भाग दिया, टाइम पीरियड वही आ गया।
अगर आपको इसका निकालना था तो आवृत्ति 3 1/3 1/3 आ गया। तो ये भी है, अगर आपको टाइम पीरियड दे रखा है तो आवर्ती निकाल सकते हैं, आवर्ती दे रखी है टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या रिलेशन है वो ये रहा, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक दोलन में कितना समय लगा है वो आवर्तकाल, और एक सेकंड में कितने चक्र हुए हैं, कितने दोलन हुए हैं वो आवृत्ति। दोनों एक दूसरे के क्या है, t बराबर 1/f। तरंग दैर्घ्य क्या है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये बातें थी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई तो बाकी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली है। एक बात आप ये ध्यान रखें, यहाँ से और मैक्सिमम दूरी ये है, ये माध्य अवस्था आप समझ लें, और माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को ए कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। एक बात बार बार और आती है इसमें, वो भी मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। आयाम किसे कहते हैं? माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। आयाम को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो आपको तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम, जैसे यहाँ देख लीजिए, एक तरंग है ऐसे, दूसरी तरंग है ऐसे। ये माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी, इसका आयाम ये है, और माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी, इसका आयाम ये है। अगर ये A1 है, A2 है, तो A2 का आयाम जो है वो ज़्यादा है। आयाम, एम्पलीट्यूड, माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को, माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? आयाम। अगर आप झूले में बात करें तो ये आपका झूला है, इस माध्य अवस्था से आप कितना इधर जा रहे हैं और कितना इधर जा रहे हैं, यही क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो दोस्तों आपको ये बातें क्लियरली समझनी है, समझ में नहीं आए इसी वीडियो को आप बार बार क्लियरिटी से देखें। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम या एम्पलीट्यूड, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो जो अभिलक्षण है, प्रबलता, पिच और गुणवत्ता आपको बिल्कुल समझ में आने वाले हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। तो दोस्तों ध्वनि के जो अभिलक्षण है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। अभी अपन ने कुछ बेसिक्स जानकारी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, इनके बारे में बात की थी, और इनसे ही ध्वनि के अभिलक्षण, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। इनसे रिलेटेड रीट एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इनको देख के ही बच्चे परेशान होते रहते हैं कि यार इसमें क्या फार्मूला लगेगा। अभी आपने पहले जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर उसको आप अभी ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए, एक ध्वनि तरंग का आवर्तकाल इतना है, 1/225 सेकंड है, तो आवृत्ति क्या होगी? इसमें सोचने की कहाँ ज़रूरत है दोस्तों। आवृत्ति पूछा है, आवर्तकाल का 1/t होता है, तो उल्टा कर देंगे, 225 ऊपर चला जाएगा, बात खत्म हो गई। क्लियर है? 5 सेकंड में 1000 दोलन हो तो आवृत्ति क्या होगी? इसमें भी लोग फॉर्मूला लगाते हैं। आपको ये चीज़ें जब तक आप इस तरीके से नहीं देखेंगे तब तक आप रट्टा ही मारते रहेंगे। आवृत्ति की डेफिनेशन याद करो, 1 सेकंड में जितने भी दोलन या कंपन है वही आवृत्ति है, बस मात्रक क्या लिखना है? हर्ट्ज। 5 सेकंड में 1000 है तो 1 सेकंड में कितना होगा? 5 का भाग दे दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा? 200 हर्ट्ज। क्लियर? यहाँ मैंने ध्वनि नहीं लिख के स्वरित्र इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो फॉर्मूले तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, जो बातें अपन ने की है वो सभी तरंगों के लिए यही फॉर्मूले लगेंगे। एक स्वरित्र का आवर्तकाल कितना है? इतना, और उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्घ्य 16 मीटर है, तो तरंग की चाल बताइए। इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ। तरंग की जो चाल है उसका फॉर्मूला है आवृत्ति f और तरंग दैर्घ्य लैम्डा। यहाँ पर आवर्तकाल दे रखा है तो आपको पता है आवृत्ति को क्या लिख सकते हैं? 1/t और लैम्डा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? λ/t। लैम्डा कितना है? 16, और आवर्तकाल कितना है? 0.05, और इसको ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा 100,
और इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 1600 बटे 5, 3 बार में 15, 2 बार में 10 और 320 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग इतना है 330 मीटर पर सेकंड, आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है। अब आप इस बात को ध्यान से देखें, ये जानबूझ के मैंने लिखा है ताकि आपको पता रहे कि आप ऐसा नहीं सीधी वैल्यू पुट करें और आंसर लाने की कोशिश में रहें। लैम्डा आपको ज्ञात करना है, आवृत्ति दे रखी है, ध्वनि का वेग दे रखा है। ये फॉर्मूला देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको पता है ये फॉर्मूला है, आपको वेग दे रखा है, आवृत्ति दे रखी है, लैम्डा निकालना है तो ये एफ इधर आ जाएगा, ये देख लीजिए। वेग तो मीटर पर सेकंड में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आवृत्ति किलो हर्ट्ज में है, हमें हर्ट्ज में चाहिए तो उसको किलो को क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाना चाहिए। ये देखिए 330 और नीचे कितना हो गया 10,000 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 0.033 ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये ए वाला। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डेफिनेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, ध्वनि नहीं सभी तरंगों में यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आवृत्ति किलो हर्ट्ज में दे रखी हो तो ऐसा नहीं है 330 में सीधा 10 का भाग दिए ये आंसर आ गया, क्योंकि बच्चे को फॉर्मूला याद रहता है, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलो, मैंने बोल दिया, तरंग धैर्य का मीटर में, आवृत्ति का हर्ट्ज में, समय का सेकंड में, और जो उससे रिलेटेड और भी बात है, तरंग धैर्य हो गई, आवृत्ति हो गई, आवृत्ति हर्ट्ज हो गई, समय हो गया, और वेग का मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। 5वां क्वेश्चन, जिसके बारे में जब इको लोकेशन और सोनार के बारे में बात कर रहे थे तब भी हो गई थी, फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ देखने से आपको थोड़ा रिवाइज होगा। किसी दीवार से ध्वनि की प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद वापस आती है, ये स्रोत है, यहाँ से ध्वनि गई और इस दीवार से टकरा कर जाके और वापस आने में 3 सेकंड लगा है। ध्वनि की चाल कितनी है 320 मीटर प्रति सेकंड, तो दूरी बताइए। तो दूरी का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है क्या होता है, चाल इंटू समय। क्लियर है, चाल कितना है 320, समय कितना है ये आपको ध्यान में रखना है। समय 3 सेकंड है, लेकिन तब भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, ये समय जाके वापस आने का है और हमें दूरी यही निकालनी है, इसलिए समय को आधा कर दो और ये आंसर कितना हो गया, ये इससे कितने बार कट जाएगा 16, और 16 को 3 से 480 मीटर क्या हो गया, दीवार की दूरी हो गई। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप बड़े आराम से उनको सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्चुअल अगर आप स्टडी करेंगे, टू द पॉइंट अगर बात करेंगे, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलेगा। एक इलेक्ट्रॉन का, वही इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा है ताकि आपको लगे ऐसा नहीं है कि ये सारे फॉर्मूले ध्वनि तरंग के लिए ही हैं। इलेक्ट्रॉन का कंपन इतना माइक्रोसेकंड है, एक इलेक्ट्रॉन का कंपन, तो आवृत्ति ज्ञात करो। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो एक वाइब्रेशन है, एक इलेक्ट्रॉन का एक कंपन करने में जो समय लगा है वो आवर्तकाल है। आवृत्ति निकालनी है तो 1/t करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि माइक्रो है और माइक्रो को सेकंड में बदलने के लिए 10 की पावर -6 लिखते हैं। अब इसको आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आवर्तकाल हो गया माइक्रो, और माइक्रो को 10 की पावर -6 लिख दिया तो क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब आवृत्ति निकालनी है तो क्या होगा, ये देख लीजिए, इन 3 जीरो ऊपर चली जाएगी, पॉइंट हट जाएगा, ये हट गया दशमलव, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये देख लीजिए, यही बचा है बस। 25 से ये कितने बार कट जाएगा वो देख लीजिए, 25 चौके 100, 40 बार। एक जीरो और है 10 की पावर 6, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर 7।
आवृत्ति है इसलिए हर्ट्स, नहीं तो 4 के आगे कितनी जीरो लगा दो, 7 जीरो लगा दो, ऐसा भी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। तो दोस्तों आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य, ध्वनि का वेग, आवर्तकाल, इनमें क्या संबंध है, सभी चीज़ें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब अपन सीधे सीधे अपने जो सिलेबस हैं ध्वनि के अभिलक्षण, उसमें सबसे पहले लाउडनेस के बारे में बात कर लेते हैं। लाउडनेस प्रबलता, पिच तारत्व और क्वालिटी गुणवत्ता। आपको रीट एग्जाम के लिए दो ही बातें ज़्यादा ध्यान में रखनी है, प्रबलता और तारत्व, पिच और लाउडनेस। एक बात आप यहीं मैं आपको समझा देता हूं, जब प्रबलता अभी और डिटेल में बात करेंगे तब भी बात करेंगे। इंटेंसिटी जिसको कहते हैं तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता। दो साउंड, पहले जिस तरीके के क्वेश्चन रीट में आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो साउंड एक ही स्रोत से निकल रही है, अलग अलग लेवल की है, उनको किससे डिफरेंशिएट करेंगे? लाउडनेस से। प्रबलता जो है वो डिपेंड करेगी कि कोई ध्वनि आपके कानों तक आई है और वो लाउड है या सॉफ्ट है। कानों की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। एक ही स्रोत से दो ध्वनियाँ अलग अलग स्तर की आ रही है तो उनको किस गुण के द्वारा पृथक करेंगे? प्रबलता के द्वारा। और ये प्रबलता आयाम के सीधे समानुपाती होती है। अगर आपके कानों तक जो ध्वनि आ रही है उसकी प्रबलता ज़्यादा है, मतलब उसकी तरंग का आयाम ज़्यादा है, और अगर सॉफ्ट आ रही है तो उसका आयाम कम है। प्रबलता आयाम के समानुपाती होता है। ये दो तरंगे आपको मैंने दिखाई है। यहाँ से माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, ये माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम है। इस तरंग का आयाम ज़्यादा है, इसका मतलब इस तरंग की प्रबलता या लाउडनेस ज़्यादा है और इस तरंग की प्रबलता या लाउडनेस कम है। जनरली जो सवाल आते हैं जैसे शेर की आवाज़, मानव में नर की आवाज़, ढोल की आवाज़, इनकी प्रबलता ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। चिड़िया की आवाज़ और शेर की आवाज़ में बात करें, मानव में नर और मादा में, तो मादा की प्रबलता कम और बांसुरी, ये तीन अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनकी प्रबलता ज़्यादा और इनकी प्रबलता कम होती है। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जो हमारे कानों की संवेदना या सेंसिटिविटी पर आधारित है, और ये किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। इंटेंसिटी जो है वो ऊर्जा पर आधारित है। लाउडनेस या प्रबलता का मात्रक डेसिबल है और इंटेंसिटी का जो मात्रक है वो वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इंटेंसिटी वैसे देखा जाए तो लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट की जाती है, इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन अपने रीड के लेवल तक आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं। आप याद रखें, प्रबलता कानों की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग आयाम पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी ऊर्जा पर आधारित है, उसका मात्रक वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है, और प्रबलता का मात्रक जो है वो डेसिबल है। पिच या तारत्व, तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। पहला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से, अगर दो ध्वनियां समान प्रबलता की है, प्रबलता सेम है, एक ही यंत्र से निकल रही है, अगर उनको अलग करना है, उनको विभेदित करना है, उनमें डिफरेंस करना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तारत्व की। सीधे क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस सेम इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिफरेंशिएट बाय डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तारत्व जो है वो किस पर आधारित है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका तारत्व ज़्यादा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1 सेकेंड मैंने टाइम लिया है, उसमें कितने दोलन या कंपन हुए? 2, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 2 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में कितने दोलन हैं? 1, 2, 3 और 4, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 4 हर्ट्ज।
इन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी अगर बात करें तो इसकी आवृत्ति कम है तो इसकी पिच या तारत्व भी कम है, इसकी पिच ज़्यादा है। पिच में भी मैंने आपको बताया नर की ध्वनि का पिच कम, मादा की का ज़्यादा। शेर और चिड़िया, ढोल और बांसुरी, इनका कंपैरिजन मैंने यहाँ पर किया है। आपसे कोई पूछे मानव में नर की जो ध्वनि है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इस ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? कम, और आवृत्ति की वजह से तारत्व क्या होता है? कम। लेकिन इस ध्वनि का आयाम जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए प्रबलता क्या होती है? ज़्यादा। प्रबलता आयाम पर निर्भर और तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये जो नाम नर, शेर, ढोल, मादा, चिड़िया, बांसुरी, यही एग्जाम में घुमा घुमा के आपको कंफ्यूज करेंगे। प्रबलता का मात्रक डेसिबल है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। तीव्रता ऊर्जा पर आधारित है, प्रबलता आयाम पर आधारित है। क्वालिटी इसको आपको ज़्यादा देखना नहीं है, फिर भी जनरल बात देख लेते हैं। अगर सेम लाउड है और सेम पिच है, फिर अगर अलग करना है तो क्वालिटी के आधार पर, और ये क्वालिटी वेव फॉर्म पर निर्भर करती है। जैसे तरंग का फॉर्म ही ऐसा है और यहाँ पर ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म है, तो कई बार तरंगों का फॉर्म चेंज हो जाता है, उससे उसकी क्वालिटी पर भी क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। 3 अभिलक्षणिक गुण या 3 अभिलक्षण, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखिए। इनकी प्रबलता इनके कंपैरिजन में ज़्यादा, इनकी जो पिच है वो कम है और इनकी जो पिच है वो ज़्यादा है। नर में मादा, ह्यूमन के बारे में चिड़िया, ढोल, बांसुरी, इनमें ऐसे आवृत्ति, तारत्व, आयाम किसका ज़्यादा, इस तरीके से आपको घुमाएगा। आप सीधी बात याद रखें, माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? आयाम ज़्यादा तो प्रबलता ज़्यादा। प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। आवृत्ति ज़्यादा तो तारत्व ज़्यादा। महिलाओं की जो आवाज़ है, महिला, चिड़िया, बांसुरी, इनकी आवाज़ मधुर होती है, मीठी आवाज़, तो इनकी आवाज़ की आवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा, उससे तारत्व भी क्या होगा? ज़्यादा। और क्वालिटी के बारे में आपको पता ही है, वेव फॉर्म की वजह से क्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इन दोनों बातों पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ध्वनि के अभिलक्षण में प्रबलता, और प्रबलता आयाम के समानुपाती होती है, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। आयाम क्या है? माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, जिसको हम ऐसे दर्शाते थे, ये तरंग थी, और ये माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन इसका एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाता था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रबलता सीधे सीधे किस पर निर्भर करेगी? आयाम पर। स्रोत से आपकी दूरी या सुनने वाले की दूरी, प्रेक्षक की दूरी, ऑब्जर्वर की दूरी कितनी है, उस पर भी लाउडनेस डिपेंड करेगी। डी है स्रोत से प्रेक्षक की दूरी, और प्रबलता इसके 1/d² के समानुपाती। या दूरी बढ़ेगी तो लाउडनेस कम होगी। जिस माध्यम में ध्वनि ट्रेवल कर रही है उसका घनत्व ज़्यादा है, तो लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। लाउडनेस का जो मात्रक है वो है डेसिबल। लाउडनेस का मात्रक क्या है दोस्तों? डेसिबल। अगर ध्वनि की प्रबलता 120 डेसिबल से ज़्यादा कर दी जाए तो इसको शोर या नॉइज़ कहेंगे। अगर साउंड की इंटेंसिटी या तीव्रता 26% से बढ़ाई जाए तो लाउडनेस 1 डेसिबल बढ़ जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, सीधी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। तारत्व से जो एग्जाम में सवाल आता है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है और प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। नर और मादा की ध्वनि के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। नर जो है उसमें प्रबलता अधिक और तारत्व कम। इंटेंसिटी हाई बोल सकते हैं, लाउडनेस हाई बोल सकते हैं, और पिच कम। इसकी प्रबलता कम और तारत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऐसी ही बात मैंने आपको हर बार बताई है। अगर वाद्य यंत्र में बात करें तो ढोल के बारे में, इधर बात करेंगे तो किसके बारे में? बांसुरी के बारे में।
अगर जानवरों में बात करेंगे तो इधर ये शेर के बारे में और इधर ये कौन हो जाएगा, चिड़िया के बारे में। क्लियर है दोस्तों, ये चिड़िया हो गई। तो ये था ध्वनि के अभिलक्षण और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीट एग्जाम के पर्पज से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैंने आपको क्लियर कट बताई है। और भी डिटेल में बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन रीट एग्ज़ाम के लिए, रीट सेकंड लेवल साइंस के लिए बहुत ही सफिशिएंट जो नॉलेज है वो मैंने आपको बताया है। तो ध्वनि के अभिलक्षण वाले टॉपिक को आप इससे बड़े ध्यान से समझें, एक एक बात समझें। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है और क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाने वाला है, ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा टॉपिक आप बड़े ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।